एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट विच इज़ फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फिट। ऑब्वियसली सीबीएसई से है, क्लास 10 का है। चूँकि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सीरीज़, यानी कि मैं स्टोरी पढ़ती हूँ तो मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो इस बार भी मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं फिर से आप लोगों के पास इस समरी को शेयर करने के लिए हूँ। ऑल दो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा ही जो 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ में सोसाइटी को भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। तो फिर से एक रिक्वेस्ट इसके साथ और भी करना चाहूँगी कि जो भी इस समरी को पढ़े, खासकर जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, वो एनसीईआरटी को पढ़कर भी इस समरी को पढ़े, ताकि जब वो स्टोरी को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो इस समरी के साथ वो इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो समरी है। तो जो समरी ऑफ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, दिस आर्टिकल फोकस करता है ऑन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट समरी, कि बेसिकली इसका जो फोकस है वो मतलब साइंटिस्ट का जो प्रोसेस है, एक इंसान जो इसमें काम कर रहा है, जो मुख्य भूमिका निभा रहा होगा, उसका पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, उसकी क्या जर्नी रही, सब कुछ। तो मोस्टली फोकस्ड है ये द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के रूप में। इट इज़ अ समरी ऑफ क्यूरियस चाइल्ड हु वॉज चैनलाइजिंग हिज क्यूरियोसिटी टू फाइंड अ साइंटिस्ट। एक जिज्ञासु बच्चे की है जो कहानी है, वो बहुत ही एक जिज्ञासु बच्चे की है जिसका इंटरेस्ट हमेशा से मतलब साइंटिस्ट बनने का था। उसका जो एम था, जो गोल था, वो हमेशा क्या बनने का था, साइंटिस्ट बनने का था। रिचर्ड अब्राइट वॉज वेरी क्लोज टू हर मदर एंड शी प्लेज अ की रोल इन द डेवलपिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस। और उनकी मम्मी का जो रोल था, जैसे कि हमारे लाइफ में हमेशा से जो एक की रोल रहता है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान का रहता ही है। किसी के पापा, किसी के मम्मी, किसी के दोनों व्यक्ति हो सकते हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के फ्रेंड, किसी के टीचर, कोई रोल मॉडल, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए, जिसके प्रति हम लोग थोड़ा सा क्लोज होते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ को पुश करने में एक अहम भूमिका निभाता है या निभाती है। तो यहाँ पर जो रिचर्ड अब्राइट थे वो अपनी मम्मी से बहुत क्लोज थे, एंड शी प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस। और उनका जो इस इंटरेस्ट था साइंस में, उनको डेवलप करने में उनकी मम्मा का बहुत ही ज़्यादा रोल था। ही बिगन हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। और इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की, जिनको कि तितली बोला जाता है हिंदी में। Later on, he did research on the purpose of gold spots on the pupa of monarch butterfly। और बाद में उनका जो रिसर्च है वो किस पे चला जाता है, पर्पस हो जाता है कि जो धब्बे होते हैं, ये जो धब्बे हैं गोल्डन कलर के, ये धब्बे क्यों होते हैं, इस पर रिसर्च करने का उनको इंटरेस्ट आता है। हिज पेपर ऑन वर्किंग ऑफ सेल, उनका जो वर्किंग है सेल के लिए, गॉट पब्लिश होता है साइंटिफिक जर्नल में, एंड ही बिकम फेमस। और ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, जब भी हम लोग का कोई रिसर्च पेपर प्रपोज होता है, प्रपोजल जो पब्लिश हो जाता है यूजीसी के लिस्ट में या फिर वेब ऑफ साइंस में, तो सबको, हम लोग को भी, सभी सारे रिसर्चर्स को उस समय बहुत ही अच्छा लगता है, फेमस हो जाते हैं, बार बार उनके रिसर्च पेपर को देखा जाता है, साइटेशंस दिया जाता है, तो इट्स फीलिंग वेरी गुड। तो ये अब्राइट का फीलिंग्स था। अब्राइट पार्टिसिपेटेड इन मेनी साइंस एग्जीबिशंस एंड वोन मेनी अवार्ड्स। और उनका जो था, चूँकि उन साइंटिस्ट बनना था, तो साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जीबिशंस हुए वो सारे उन पे पार्टिसिपेट भी करते थे। ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे, बल्कि उनका काम ऐसा रहता था कि बहुत बार उनको अप्रेजल भी किया जाता था, उनको अवार्ड भी दिया जाता था, उनको मतलब मोटिवेट भी किया जाता था कि यस यू डिड अ वेरी गुड जॉब। अपार्ट फ्रॉम साइंस ही हैड एन इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। और सिर्फ साइंस में ही इनका मतलब, इनको छोड़कर अगर साइंस का अपार्ट करूँ तो उसके साथ ही उनका जो इंटरेस्ट था ना, वो पब्लिक स्पीकिंग में था और डिबेट में था। ही इज़ कम्पिटिटिव एंड पोजेस अ गो गेट बेटर पर्सनालिटी। और ना सिर्फ वो साइंस में इंटरेस्ट था, बल्कि वो अच्छे मतलब पब्लिक स्पीकिंग थे, अच्छे डिबेट करना उनको पसंद था, साथ ही वो अच्छे कॉम्पिटिटिव थे, वो भी जो गुड कॉम्पिटिटिवनेस। हालांकि बैड कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि नेवरदलेस पॉलिटिक्स की बात करूँ तो बैड कॉम्पिटिशन्स देखा जाता है, और भी बहुत जगह पे आजकल बैड कॉम्पिटिशन्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। पॉलिटिक्स एक उम्दा उदाहरण था, इसीलिए मैंने फ्यूज़ किया इधर। लेकिन जो रिचर्ड अब्राइट थे वो बैड कॉम्पिटिटिव में नहीं बिलीव करते थे, वो गुड कॉम्पिटिटिवनेस में बिलीव करते थे, और उनका ये नेचर भी था। साथ ही उनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा था, और ये सारे जो क्वालिटीज़ थे, जो ट्रेड्स थे, वो एक अच्छे साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल थे। तो इनके इस बेसिस पे अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है, मे बी सीबीएसई कैन आस्क कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिचर्ड अब्राइट विच मेक हिम सो गुड और गुड साइंटिस्ट। तो क्वालिटीज़ क्या लिखोगे आप लोग कि वो क्या थे, एक गुड स्पीकिंग थे। अपार्ट फ्रॉम साइंस
he was a very good public speaker, interest on debate and having कॉम्पिटिटिवनेस, गुड कॉम्पिटिटिवनेस। तो जितने भी क्वालिटीज़ हैं, मे बी 2 और 3 मार्क्स में दे कैन आस्क मे बी। तो चलिए, अब ये तो था, यहाँ तक इसका थीम था, मतलब अभी तक हम लोगों ने थीम डिस्कस कर रहे थे हम लोग, यहाँ तक इसका थीम था। अब वो चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा, मेन जो चैप्टर है उसकी समरी वो अभी स्टार्ट होगी। तो ये प्रोबेबली हमारे साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज़ अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड अब्राइट। लीडिंग साइंटिस्ट जिनका नाम रिचर्ड अब्राइट था। ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। और ये बहुत ही क्यूरियस थे अपने लाइफ के बिगनिंग एरा से ही, जब से उनका लाइफ स्टार्ट हुआ। बहुत कम बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो क्यूरियस होते हैं। आजकल के बच्चों को तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलता, गेम्स पबजी वगैरह वगैरह से टाइम ही नहीं मिलता, तो वो क्या ही क्यूरियस होंगे। क्वेश्चंस पूछो तो उनका वापस से जवाब भी नहीं मिलता, क्वेश्चंस भी नहीं करते, इंट्रैक्शन भी नहीं करते। ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड। और अपने चाइल्डहुड से ही उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड बाय द टाइम ही इज़ इन 2nd ग्रेड ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल 25 स्पीसीज फाउंड इन हिज होम टाउन। और जब वो 2nd स्टैंडर्ड में थे तब तक वो अपने होम टाउन में पाए जाने वाले जितने भी 25 प्रजातिज थी, स्पीसीज थी बटरफ्लाई की, वो गैदर कर चुके थे। तो मतलब जिस एज में हम लोग मम्मी मम्मा पापा और टीचर का नाम माई नेम इज़ ऐसा बोलते हैं, उस एज में ये इतना कुछ कर चुके थे। यहीं से आइडिया लगा सकते हो। ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स। और उन्होंने इसके साथ ही बटरफ्लाई के साथ क्या कलेक्ट करा था, कॉइन्स को कलेक्ट करा था, फॉसिल्स को कलेक्ट करा था और रॉक को भी। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। और जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा कि इनकी मम्मा का बहुत ही अहम रोल था इनको साइंटिस्ट बनाने के लिए या फिर साइंस के प्रति इनका इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो एक दिन था कि जब उनकी मम्मी ने उनको एक बुक गिफ्ट किया जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक हैज़ बिन टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू वर्ल्ड ऑफ साइंस। और ये जो बुक था ना, इनके रिचर्ड अब्राइट के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, जो उनको किसका परिचय कराया, वर्ल्ड ऑफ साइंस का, कि वर्ल्ड ऑफ साइंस में क्या है, बहुत मोर। अब तक उनको लग रहा था कि बस यहीं तक है, 25 बटरफ्लाई स्पीसीज कलेक्ट किया एंड दिस इज़ द एंड, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उन्होंने उस बुक को पढ़ा तो उनको और भी चीज़ें मालूम चली, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हाथ लगे और ये टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ में। He experienced the real science in country science fair and moreover he understood that to win something he needs to do something extraordinary। और उनको ये तब तक मालूम चल गया था कि अगर कुछ जीतना है मुझे, अगर मुझे कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, तो I have to do something extra or put some extra effort, do some extra things, ऐसा कुछ। Later on, his 8th grade, he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarchs caterpillars every year। और सी यहाँ पर at the age of, जब वो 8th grade में थे, वो क्या सिलेक्ट करते हैं, असाइनमेंट सिलेक्ट करते हैं, फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल मोनार्क्स कैटरपिलर एवरी ईयर। कि मोनार्क कैटरपिलर को हर साल एक ऐसी बीमारी आती है जो मारकर चली जाती है, तो वो उस पर रिसर्च करना चाहते थे। सी ग्रेड 8 में हम लोग किसी बच्चे को अगर असाइनमेंट देंगे तो वो मतलब हम लोग को देना पड़ता है, हम लोग देते हैं उनको, उनका अपना से अगर कुछ बोला जाए कि चूज़ योर टॉपिक एज इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, तो वो कुछ ऐसा ईजी सा टॉपिक उठा के ले आएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। लेकिन ये बच्चा सेम ग्रेड 8 में पढ़ता है, लेकिन इनका रिसर्च का टॉपिक तो देखो मतलब कितना वास्ट है और इंटरेस्टिंग भी। ही थॉट दैट ही कॉज फॉर दिस फूड बीटल, सो ही रॉज कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। हाउएवर ही वाज रॉन्ग। लेकिन गलत है, चूँकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उनकी क्यूरियोसिटी उनको आगे तक ले जा रही थी और ये सारे चीज़ें उनकी क्यूरियोसिटी के कारण ही तो था। लेकिन हाँ, वो ऐसा भी नहीं था कि हमेशा कोई बंदा करेक्ट हो, तो वो इस बार गलत थे। Next year, his project for the scientist fair was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. His project got the first prize in zoology division and third in the country science fair। और उनका जो प्रोजेक्ट जब टेस्टिंग के लिए गया तो उनको ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पेक्ट भी मिला, बल्कि उनको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला जियोलॉजी डिवीज़न में, डिपार्टमेंट में। साथ ही थर्ड आया उनका कंट्री साइंस फेयर में, यानी कि उनको थर्ड पोजीशन में मिला जब कंट्री साइंस फेयर लगा। In his second year of high school, Richard Abright research led to his discovery of an unknown insect hormone, which led to his new theory on the leaves of cell। और जब वो सेकेंड ईयर में गए अपने हाई स्कूल के दौरान, तो जो रिचर्ड अब्राइट थे उन्होंने रिसर्च किया
कि हिज डिस्कवरी ऑन ए अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट का हार्मोन जो कि क्या लीड करता है उनके एक नए सिद्धांत के बारे में, जो किस पर था, ऑफ द सेल्स के ऊपर था, लिव्स ऑफ द सेल्स यानी कि अणुओं पर था। ही ट्राई टू फाइंड द पर्पज़ ऑफ जो टाइनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि दिखाया मैंने, ये वाले जो टाइनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं वो क्यों होते हैं मोनार्क प्यूपा पर। दिस प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस इन कंट्री साइंस, और इनका ये जो प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट प्लेस वोन करता है कंट्री साइंस फेयर में। एंड चांस टू वर्क इन वॉल्टर रिड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और जब उनको ऐसा पोजीशन मिलता है उनके रिसर्च को, तो उनको चांस भी मिलता है काम करने का, कहाँ पर, वॉल्टर रिड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब उनका जो लाइफ है एज अ साइंटिस्ट वो बिगन होता है, अब उनको और वो साइंस के करीब जाएंगे, उनका जो साइंटिस्ट बनने का सपना है शायद और करीब आए। As a high school student, he continued his advanced experiment and finally was able to identify hormones chemical structure। और अपना हाई स्कूल के पढ़ाई को, जैसे कि वो स्टूडेंट थे और उनको कंटिन्यू भी कर रहे थे वो पढ़ाई को, साथ में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था अपना वो भी अचीव किया, और फाइनली वो एबल भी हुए आइडेंटिफाई करने में, क्या, हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर को वो आइडेंटिफाई में उन्हें, मतलब वो एबल हुए इसको आइडेंटिफाई करने में। One day, while looking at the X-ray photo of the hormone, he got the idea of his new theory that tells cell can read the blueprint of its DNA। और एक दिन जब वो एक्सरे का फ़ोटो देख रहे थे तब उनको अपने सिद्धांत का एक नया आइडिया आया। वो ये बोलता है कि जो सेल होते हैं ना वो रीड कर पाते हैं, क्या रीड कर पाते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को। एवराइट एंड हिट्स रूममेट कंस्ट्रक्टेड द प्लास्टिक मॉडल, और चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये एक साइंटिस्ट थे, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट किसी पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, दे मेक सम मॉडल, मेक सम प्लास्टिक मॉडल्स और समथिंग एल्स। तो इन लोगों ने भी, इनके जो रूममेट थे और एवराइट थे, इन्होंने एक मॉडल रेडी किया प्लास्टिक का, और उसमें उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कि मॉलिक्यूल टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ डीएनए। और वहाँ पर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया किसका, कि जो डीएनए है वो कैसे काम कर सकते हैं। डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ मुड़े मुड़े से होते हैं, ऐसे टाइप के, और ऐसा बाउंडर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उनका। It was a big leap forward and got published in a magazine. He graduated from Harvard with the highest honor। और ये जो काम था उनका वो बड़ा ही छलांग था, कह सकते हैं, साइंस के फील्ड में, जिसने उनको ना सिर्फ फेमस करवाया, उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पास आउट भी हुए, वो भी हाईएस्ट ऑनर से, यानी कि वो फेमस हो गए और वो साइंटिस्ट बन चुके थे। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ साइंस को छोड़कर उनका इंटरेस्ट पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी था, वो डिबेट करना भी उनको अच्छा लगता था, वो कैनोइस्ट थे, आउटडोर पर्सन भी थे। ही वॉज कम्पिटिटिव इन नेचर, लेकिन गुड था उनका, बैड नहीं था। ऑलवेज वॉन्ट टू डू हिज बेस्ट, हमेशा अच्छा करना चाहते थे। मोर ओवर ही पोजेज ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग गुड साइंटिस्ट, और उनमें वो सारी क्वालिटीज़ थे जो उन्हें क्या बनाना में यूज़ कर रहे थे साइंटिस्ट बनने में। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी बोला था कि स्टोरी अच्छी है, ना सिर्फ इसीलिए अच्छी है कि इसको साइंस के प्रति क्या था, ब्राइट ने क्या काम करा, साथ में अच्छा भी मैसेज है। तो जो इसका कंक्लूजन है थोड़ा सा देख लेते हैं। The story teaches us that with perseverance, dedication and hard work, any dream is achievable। और ये जो स्टोरी हम लोग को बताता है कि अगर हम लोग किसी के पीछे, किसी काम के पीछे या फिर अपने ड्रीम्स के पीछे अगर फोकसफुली लगे रहते हैं, परसिवरेंस रहता है, हम लोग कंसिस्टेंट बने रहते हैं, जल्दी हम लोग गिव अप नहीं करते, तो जो हम लोग का ड्रीम है वो एक दिन ऐसा समय आता है कि वो पूरा हो जाता है, हम लोग अपना ड्रीम को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे या फिर जो दूसरे व्यक्ति जो इसको गिव अप कर जाते हैं, शायद फिर वो अपने ड्रीम को नहीं पाते। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट भी करूँगी, मतलब स्टूडेंट्स को भी और जो अलग व्यक्ति हैं जो इनको सुन रहे हैं उनको भी, कि अपने ड्रीम को पाने के लिए कंसिस्टेंट रहें, परसिवरेंस रहें, प्रैक्टिस करें, हार्डवर्क करें, डेडिकेट रहें। होपफुली आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। वो हिंदी में कहावत बोला जाता है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक तबीयत से उछालो तो यारो। तो हाँ, बिल्कुल ये कहावत बिल्कुल भी सही है, इसको मैं भी मानती हूँ। मतलब मैंने भी इस चीज़ को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, और आज एक्सपीरियंस के तहत मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप अपने ड्रीम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, यानी कि एफर्ट और एक्स्ट्रा एफर्ट के बीच का जो गैप है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं, तो मतलब आपका ड्रीम आपसे कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिल ही जाएगा। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ, जो भी फाइनेंशियल हो या फिर कुछ और हो, बहुत लोगों का फाइनेंशियल नहीं छोड़ के कुछ और होते हैं, तो उनका वो चीज़ भी पूरा होगा जो भी वो चाहते हैं अपने लाइफ में बनना।
हाँ, हालाँकि बशर्ते ये कंडीशंस उनके पास रखने ही होंगे, अपने पास रखने होंगे कि हाँ, ना सिर्फ मैं उसको सपना देखूँगा बल्कि उसको पूरा करने के लिए खुद को पुश भी करूँगा। अनकम्फर्ट ज़ोन से अनकम्फर्ट ज़ोन में जाऊँगा मैं, मतलब मतलब जितना भी हो सके एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँगा ताकि जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो सके। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।